भारत में कोरोना की दूसरी लहर का असर जैसे जैसे कम होने लगा है, मौत के आंकड़ों में गिरावट होने लगी है। लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी के चलते राज्यों में इससे निपटने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर अब लगभग खत्म हो चुका है। नए मामलों की संख्या 500 से भी कम हो गई है। अब इसके साथ ही तीसरी लहर का असर राज्य पर ज्यादा ना हो, इसके लिए रोकथाम के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर को छोड़कर 50 जिलों में औसत साप्ताहिक संक्रमण की दर 2% से नीचे आ गई है। संक्रमण की दृष्टि से देश में प्रदेश का स्थान 23वां है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लोगों के पास जाकर जांच की जाए, एक एक कोरोना मरीज को ढूंढकर उसका उपचार किया जाए। टीकाकरण ही कोरोना के संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय है, जिसको देखते हुए प्रदेश में टीकाकरण का अभियान चलाया जाए और इसकी निगरानी भी हो। कोरोना संक्रमण के चलते जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा पेश की जा रही है। दूसरी लहर में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं या जिन बच्चों ने माता पिता में से किसी एक की मौत हो गई है, उनके लिए राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना का ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री की घोषणा के 18 दिन बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वर्तमान में इस योजना से प्रदेश के 500 से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। आगामी दिनों में इससे लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। इसमें सबसे अधिक 131 बच्चे हरिद्वार जिले के हैं। अब तक 264 बालक एवं 247 बालिकाओं के सिर से माता पिता या पिता का साया उठा है। इसमें हरिद्वार के बाद दूसरे नंबर पर देहरादून में सबसे अधिक 69 मामले हैं। महामारी की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही पाबंदियों में भी ढील दी जाने लगी है। विभिन्न राज्यों में संक्रमण के हालात को देखते हुए लॉकडाउन को लेकर अलग अलग फैसला लिया गया है। कई राज्यों में अनलॉक का ऐलान हुआ है, तो वहीं कई राज्यों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाबंदियों में ढील देते हुए अनलॉक कर दिया गया है। इन राज्य सरकारों में प्रतिदिन मिल रहे मामलों में कमी को देखते हुए राज्य सरकारों ने ये फैसला किया है। इसके साथ ही पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में अभी भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। गुजरात में नाइट कर्फ्यू 26 जून तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही कुछ पाबंदियों में ढील भी दी गई है। राजधानी दिल्ली में अब मॉल, बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और इवेंट के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली मेट्रो भी शुरू हो गई है। तेलंगाना में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को अभी और 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तेलंगाना के साथ साथ पुडुचेरी में भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 25 जून या उसके बाद से फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षाओं में रुकावट आ गई थी, जिसके बाद अब कम होते मामलों को देखते हुए परीक्षाएं एक बार फिर से शुरू हो सकती हैं। शिक्षा विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। हिमाचल प्रदेश में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर फैसला लिया जाएगा। ये फैसला 11 जून को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में होगा। इसके साथ ही कॉलेजों के अधिकांश शिक्षकों, बच्चों के अभिभावकों और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की मांग की है, जिसके मद्देनजर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपलों और विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है, हम परीक्षाएं करवाने के लिए तैयार हैं। सरकार के लाखों दावों और प्रयासों के बाद भी भारत की पावन धार्मिक नदियां गंदी होती जा रही हैं। जहां एक ओर गंगा नदी का पानी हरा हो गया है, तो वहीं अब यमुना नदी पर भी संकट मंडराने लगा है। प्रदूषण के कारण यमुना नदी की सफेदी जा रही है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी दिल्ली में यमुना नदी साफ नहीं हो सकी है। यमुना नदी का प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा है। कई जगहों पर तो नदी नाले की तरह प्रतीत होती है और कई जगह इसके पानी में जहरीले झाग भी देखे जा सकते हैं। कालिंदी कुंज में यमुना में जहरीले झाग की परत साफ नजर आती है। दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 में पर्यावरण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इस मास्टर प्लान के तहत राजधानी में
हरियाली की गुणवत्ता में सुधार के साथ यमुना प्रदूषण व पानी की बुनियादी जरूरतों पर भी जोर दिया गया है, लेकिन इसके विपरीत ही देखने को मिल रहा है। पतंजलि संस्थापक रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अपने दिए गए एलोपैथिक के विवादित बयान के बाद से रामदेव मुश्किलों में घिर गए हैं। एलोपैथिक पद्धति को लेकर रामदेव और आईएमए के बीच जमकर विवाद चल रहा है, जिस बीच रामदेव के सामने एक और मुश्किल आ गई है। राजस्थान सरकार ने रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा बनाए गए सरसों के तेल को घटिया गुणवत्ता का करार दिया है। पतंजलि संस्थापक रामदेव जिस तेल को नेचुरल बताते हैं, उसे राजस्थान सरकार ने बेकार गुणवत्ता का बताते हुए पतंजलि के नाम पर मिलावटी सरसों तेल सप्लाई करने के आरोप में अलवर जिला प्रशासन के खैरथल के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सिंघानिया ऑयल मिल पर छापेमार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में नकली और मिलावटी तेल के पाउच बरामद किए हैं, जिसके बाद पतंजलि की तेल मिल को सील कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा ने बताया, 27 मई को स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में पतंजलि के सरसों के तेल के 5 सैंपल की जांच की गई, जिसमें जांच के दौरान 5 सैंपल फेल हो गए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। संक्रमण की दूसरी लहर इतनी घातक और तेज थी कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। अस्पतालों में दवाइयां, बेड, ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ शमशान घाट पर शव जलाने की जगह तक नहीं बची थी। ऐसे में सरकार द्वारा बरती गई लापरवाही का खामियाजा तो जनता को भुगतना ही पड़ा, लेकिन अब सरकार मौत के आंकड़ों को भी छुपाने के प्रयास में लगी है। ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया, जहाँ सरकार ने मृतकों की संख्या में फेरबदल के असल आंकड़े छुपाए थे और ये बात स्वयं राज्य सरकार ने स्वीकार की है। संक्रमण की दूसरी लहर में बिहार में हुई मौत की संख्या काफी ज्यादा थी, जिसके बाद से ही बिहार के सरकार द्वारा जारी किए गए मौतों के आंकड़े पर लगातार सवाल उठ रहे थे। पटना हाईकोर्ट ने भी कई बार सरकार को आंकड़ों में भारी अंतर को लेकर फटकार भी लगाई है। बक्सर में गंगा किनारे लाशें मिलने का मामला हो या पटना के शमशान घाटों पर जल रही लाशों की संख्या, हर बार सरकारी आंकड़े संदेह के घेरे में थे। सरकार के झूठे आंकड़ों का सच अब सामने आ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मौत के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी की गई थी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को बताया, अब तक मौतों का जो आंकड़ा 5424 बताया गया था वो गलत है, जबकि असली आंकड़ा 9375 है। ये आंकड़े 7 जून तक की मौतों के हैं। मौत के आंकड़ों पर लगातार उठ रहे सवाल को लेकर राज्य सरकार ने अंत में जांच का निर्णय 18 मई को लिया था। इसके लिए 2 तरह की टीमें बनाई गई थी, जिनकी जांच रिपोर्ट में ये लापरवाही सामने आई है। भारत में इस वर्ष मॉनसून बहुत जल्दी आ गया है, जिस कारणवश मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मॉनसून की दस्तक से सड़क नदियों में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देश की वित्तीय राजधानी कही जाने वाली मुंबई भारी बारिश के चलते बेहाल हो गई है और उसके उपनगरों में कल यानी बुधवार से भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सड़कें जलमग्न हैं और रेलवे ट्रैक भारी बारिश के कारण डूब गए हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ट्रेनों का संचालन और गाड़ियों का आवागमन ठप हो गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी भारी बारिश का सिलसिला सुबह से ही बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मुंबई में आगामी 4 दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी भी दी गई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर दिन पर दिन थमती जा रही है। प्रतिदिन मिलने वाले मामलों में गिरावट के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी गिरावट हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 94,052 मामले सामने आए। इसके साथ ही 6,148 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है।
जहां एक और मौत के आंकड़ों में गिरावट हो रही है तो वहीं रिकवरी दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रतिदिन ज्यादा संख्या में लोग इस महामारी को मात देकर स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,51,367 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक भारत में इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 2,91,83,121 है। इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या 2,76,55,493 है। इसके साथ ही इस महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 3,59,676 है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 11,67,952 है। बता दें, प्रतिदिन सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट देखी जा रही है। भारत में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 23,90,58,360 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। हालांकि भारत की अभी भी एक बड़ी आबादी का हिस्सा टीकाकरण से वंचित है और टीके की कमी के कारण मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। म्यांमार की नेता आंग सान सू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश में सैन्य शासन लागू होने के बाद से आंग सान सू की हिरासत में हैं। ऐसे में लोग लोकतंत्र की बहाली के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब आपदस्थ नेता आंग सान सू की को और उनकी सरकार के अन्य पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के नए आरोप लगाए गए हैं। देश में 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट कर दिया था, जिसके बाद लगातार लोग अपनी नेता आंग सान सू की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सेना द्वारा हिंसक कार्रवाई की जा रही है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की सरकार को बेदखल कर सत्ता पर सेना काबिज हो गई थी। सभी नेताओं पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए सू समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया था। आंग सान सू की पर दाव खिन की फाउंडेशन के लिए भूमि के दुरुपयोग से संबंधित आरोपों के साथ साथ पैसे और सोना स्वीकार करने के पहले के आरोप भी हैं। इसे लेकर सू की और कई अन्य अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं। आंग सान सू की पर अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करने का दोषी पाया गया, जिसके बाद अब उन पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 55 के तहत आरोप लगाया गया। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले आंग सान सू की को 15 साल तक की जेल हो सकती है।